तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड एनिमे के एपिसोड 5 से लेके 9 के बारे में। अगर आप लोगों ने इस एनिमे के एपिसोड 1 से लेके 4 तक का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप उसे ज़रूर देखना, नहीं तो आपको ये वीडियो सही से समझ नहीं आएगा। एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर दैट वेदर यू वांट टू वॉच दिस एनिमे और नॉट, तो हमने इस पर एक रिव्यू वीडियो भी अपलोड किया था, तो आप उसे भी जाके ज़रूर से देख सकते हैं। और तो और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना भाई। तो बस भाई बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हम हमारा इंट्रो लगा लेंगे। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't never be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. लास्ट एपिसोड में जो कुछ भी हुआ उसके बाद फुल मेटल जब हेडक्वार्टर्स में टकर की इंक्वायरी लेने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसे लिeutenant हॉकाई से पता चलता है कि टकर एंड नीना के काइमेरा फॉर्म को उसी स्कार नाम के अननोन पर्सन ने जान से मार दिया है। लिeutenant हॉकाई यहाँ पे कहती है कि वो अपनी टीम के साथ क्राइम लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रही है, लेकिन वो दोनों एल्री ब्रदर्स को अपने साथ लेके नहीं जाएगी क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें वहाँ पे नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ वहाँ पे उन्हें खतरा भी हो सकता है। लिeutenant मेज एंड मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग यहाँ पे सबके सामने कहते हैं कि जो किलर है वो हर चीज में इनसे एक स्टेप आगे है, लेकिन ये बात सुनने के बाद जो कर्नल मस्टैंग है उन्हें लगता है कि इन लोगों को पहले से ही सस्पिशन था कि एक मर्डर होने वाला है। दूसरी तरफ टाउन ऑफ रियोल में एक प्रीस्ट कॉर्नेलो की झूठी अपीयरेंस वाला बंदा टाउन के सारे सिविलियंस के बीच एक सिविल वॉर टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर देता है और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भसड़ मच जाती है। असल में वो फेक प्रीस्ट कॉर्नेलो लस्ट एंड ग्लटनी के साथ का एक बंदा था जिसका नाम है एनवी। एंड टाउन ऑफ रियोल के सिटीजन्स को मिसलीड करने के बाद वो तीनों साथ खड़े होकर ह्यूमंस की फुलिशनेस पे हंसते हैं। डेड फुल मेटल की अवेयर करने के बाद भी वो टाउन के लोग इतने बेवकूफ है कि वो इनके ट्रैप में वापस फंस गए। लेकिन उसी वक्त इन तीनों को ये सारी चीजें करते हुए असली प्रीस्ट कॉर्नेलो का क्रे नाम का वही सबऑर्डिनेट देख लेता है, लेकिन ऐसा होने के बाद ग्लटनी उसे जान से मार के खा जाता है सो डैट वो साइलेंस हो जाए। यहाँ पे वो तीनों काफी सारी बातों को डिस्कस करते हैं जिसमें फुल मेटल का भी जिक्र होता है, जिसके हिसाब से फुल मेटल उनके टाउन ऑफ रियोल से रिलेटेड सारे प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। वो तीनों ऐसा चाहते जरूर है कि वो फुल मेटल को जान से मार दें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर में फुल मेटल उनके सो कॉल्ड किसी प्लान में ह्यूमन सेक्रीफाइस बनने का काम करेगा। ईस्ट सिटी में जो मेज एंड आर्मस्ट्रॉन्ग होते हैं वो मस्टैंग एंड हॉकाई को बताते हैं कि ये जो स्कार नाम का सीरियल किलर है वो सिर्फ अलग अलग स्टेट अल्केमिस्ट को मार रहा है और इसी वजह से मस्टैंग को अपने आप को सीरियसली प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो उसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। यहाँ पे जब कर्नल मस्टैंग को पता चलता है कि स्कार सिर्फ स्टेट अल्केमिस्ट को मार रहा है तो उसे फुल मेटल का ध्यान आता है कि वो भी एक स्टेट अल्केमिस्ट है एंड उसकी भी जान खतरे में हो सकती है। दूसरी तरफ जो एल्ड्रिक ब्रदर्स होते हैं वो भी ईस्ट सिटी के किसी कोने में बैठ के ये चीज डिस्कस कर रहे होते हैं कि जब वो अपनी टीचर के अंडर एल्केमी को प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ पे उनकी टीचर ने उन्हें समझाया था कि एक एल्केमिस्ट भी किसी की डेथ को प्रिवेंट नहीं कर सकता। उन दोनों को इस बात का रिग्रेट तो है ही कि उन्होंने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन नाम की फॉरबिडन एल्केमी को सब कुछ जानते हुए भी परफॉर्म किया। साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी रिग्रेट है कि वो नीना एंड उसके डॉग अलेक्जेंडर को बचा भी नहीं पाए। वो दोनों अपने गार्ड को डाउन करके इन सारी बातों को डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि उसी वक्त वही स्कार नाम का अननोन पर्सन आके उन पे अटैक कर देता है। यहाँ पे उन दोनों को स्कार के बारे में एक चीज़ पता चलती है कि वो अपने राइट आर्म से जिस किसी भी बंदे या फिर चीज़ को टच करता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो दोनों जानते हैं कि स्कार उनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसे हरा नहीं सकते, इस वजह से वो वहाँ से एस्केप करने की सोचते हैं। लेकिन आखिर में जब वो दोनों स्कार से भाग नहीं पाते तो उन तीनों के बीच एक फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो फाइट काफ़ी बढ़िया होती है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें स्कार अपने राइट आर्म की पार्ट्स को यूज़ करके फुल मेटल की ऑटोमिल को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब एल्फोंस देखता है कि यहाँ पे फुल मेटल की जान को खतरा है तो वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कार से खुद ही फाइट करने लग जाता है, लेकिन जो स्कार है वो अपने राइट आर्म को यूज़ करके एल्फोंस को भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे देता है। यहाँ पे जो फुल मेटल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि उसके भाई की भी जान को खतरा हो सकता है तो वो स्कार से पूछता है कि उसकी असैसिनेशन लिस्ट में अल्फोंस का नाम है या नहीं। क्योंकि अल्फोंस एक स्टेट अल्केमिस्ट नहीं है तो फुल मेटल के हिसाब से स्कार की असैसिनेशन लिस्ट में उसका नाम नहीं होना चाहिए। तो इसके रिप्लाई में स्कार कहता है कि उसकी असैसिनेशन लिस्ट में अल्फोंस का नाम नहीं है, लेकिन अगर वो उसके रास्ते में दिक्कतें देगा तो वो अल्फोंस को भी जान से मार देगा।
यहाँ पे फुल मेटल समझ जाता है कि अगर वो अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा तो उसके भाई को भी उसकी जान गंवानी पड़ेगी, और इसी वजह से वो स्कार को कहता है कि वो बिना किसी दिक्कत के अपने आप को सरेंडर कर देगा, लेकिन बदले में स्कार को उसके भाई को स्पेयर करना होगा, जिस पे स्कार एग्री कर देता है। लेकिन यहाँ पे स्कार एंड फुल मेटल का एग्रीमेंट होने के बाद स्कार जब फुल मेटल पे अटैक करके उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है तो अल्फोंस ऐसा होने नहीं देता और वो अपने भाई से रिक्वेस्ट करता है कि वो वहाँ से एस्केप कर ले। लेकिन इसके पहले स्कार उन दोनों एल्ड्रिक ब्रदर्स में से किसी एक को भी हार्म कर पाए जो कर्नल मस्टैंग है, वो वहाँ पे अपनी फोर्सेस के साथ पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को बचा लेता है। साथ ही साथ उसकी जो फोर्सेस है वो यहाँ पे स्कार को कैप्चर करने का अपना अटेम्प्ट भी स्टार्ट कर देती हैं। स्कार यहाँ पे उन्हें बस एक ही बात कहता है कि जो भी बंदा गॉड के क्रिएशंस को अननेचुरल वे में चेंज करने की कोशिश करेगा वो उसकी नज़र में एक क्रिमिनल है और वो उसे अपने हाथों से खुद पनिशमेंट देगा इन द नेम ऑफ गॉड्स विल। पहले तो यहाँ पे कर्नल मस्टैंग खुद स्कार से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब भी वहाँ पे बारिश हो जाती है और क्योंकि जो कर्नल मस्टैंग है वो एक फ्लेम एल्केमिस्ट है तो वो बारिश पड़ने के बाद बिल्कुल यूजलेस सा हो जाता है। लेकिन जब भी वहाँ पे मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग स्कार पे अटैक कर देते हैं, जिसके बाद उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पे फाइट के बीच हमें मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग के थ्रू पता चलता है कि स्कार की जो एबिलिटीज हैं वो असल में एल्केमी ही है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एल्केमी को डिफाइन करें तो उसका मतलब होता है डीकंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मैटर। सो यहाँ पे जो स्कार है वो अपनी एल्केमी को परफॉर्म करते वक्त किसी भी बंदे या फिर किसी भी चीज को डीकंस्ट्रक्ट जरूर करता है, लेकिन उसके बाद उसे रिकंस्ट्रक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पे जब स्कार एंड मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग की फाइट होती है तो मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग काफी देर तक स्कार को डिस्ट्रैक्ट करके रखते हैं, जितने वक्त में लेफ्टिनेंट हॉकाई अपनी राइफल को तैयार कर देती है जिससे वो स्कार को शूट करेगी। लेकिन इस सब के बाद जब लेफ्टिनेंट हॉकाई फाइनली उसे शूट करती है तो उसकी बुलेट स्कार को हिट नहीं करती, बल्कि उसके सनग्लासेस को हिट करके उन सनग्लासेस को रिमूव जरूर कर देती है। फिर यहाँ पे जब सारे लोग स्कार की आंखों को देखते हैं तो उसकी जो आंखें होती हैं वो रेडिश कलर की होती हैं, विच मीन्स उसकी जो नस्ल है उसका नाम है इश्वॉलन। यहाँ पे जब स्कार आउट नंबर हो जाता है तो उसे अपनी हार नजर आने लग जाती है, जिस वजह से वो अपनी डीकंस्ट्रक्शन एबिलिटीज को यूज करके स्ट्रीट को डीकंस्ट्रक्ट करता है और सीवर सिस्टम के थ्रू वहाँ से एस्केप कर लेता है। उसके एस्केप करने के बाद जो फुल मेटल होता है वो अपने भाई अल्फोंस की हालत देखने जाता है, लेकिन वहाँ पे जो अल्फोंस है वो उल्टा उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से फुल मेटल को अपनी लाइफ ऐसे सेक्रीफाइस नहीं करनी चाहिए। बाद में कर्नल मस्टैंग दोनों एल्ड्रिक ब्रदर्स को समझाता है कि 13 साल पहले एक सिविल वॉर हुई थी जिसके सेंटर में इश्वॉल नाम की एक जगह आ गई थी। वहाँ पे असल में काफी ज्यादा भसड़ मची और एक एमेस्टेरियन सोल्जर ने गलती से एक इश्वॉलन चाइल्ड को जान से शूट करके मार दिया। ये होने के बाद जो इश्वॉलन थे वो भी सारे रिवोल्ट पे उतर आए और उनकी जो वॉर है वो पूरे 7 साल तक चली, लेकिन आखिर में उनकी वॉर तब कंक्लूड हुई जब एक स्टेट एल्केमिस्ट को सारे इश्वॉलन्स को जान से मार देने का ऑर्डर देके भेज दिया गया। कर्नल मस्टैंग कहते हैं कि स्कार जो कुछ भी कर रहा है उनकी नज़र में स्कार के एक्शन में काइंड ऑफ एक जस्टिस की डिमांड है, लेकिन यहाँ पे फुल मेटल कहता है कि उसकी नज़र में स्कार कोई जस्टिस के लिए एक्ट नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी खुद की पर्सनल वेंजेंस को सीख कर रहा है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि फुल मेटल का जो ऑटोमेल है वो यूजली तो अपने डैमेज को सस्टेन करने के बाद खुद ही रिपेयर हो जाया करता था, लेकिन स्कार के अटैक के बाद ऐसा नहीं हो रहा और इसी वजह से जो फुल मेटल है उसे अपने ऑटोमेल इंजीनियर से विजिट करना होगा। फिर इसके बाद हमें अगले दिन पता चलता है कि जो दोनों एल्ड्रिक ब्रदर्स हैं वो ईस्ट सिटी से ट्रेन के थ्रू ट्रैवल करके अपने होम टाउन वापस जाने वाले हैं और उनके साथ जो मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग है वो भी जाएंगे, क्योंकि अगर उन दोनों पे स्कार वापस से अटैक कर देता है तो वो लास्ट टाइम की तरह अपने आप को वापस डिफेंड नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं स्कार से फाइट करने के बाद फुल मेटल का ऑटोमेल पूरी तरीके से खराब हो गया था और जो अल्फोंस है उसकी भी बॉडी काफी हद तक डैमेज हो गई थी। वैसे तो जो फुल मेटल है वो हर बार अपने ऑटोमेल को यूज करके अल्फोंस की बॉडी को फिक्स कर दिया करता था, लेकिन क्योंकि उसका ऑटोमेल खराब हो गया है तो उसे अपने होम टाउन जाके अपनी दोस्त विनरी जो कि उसकी ऑटोमेल इंजीनियर भी है उससे अपने ऑटोमेल को रिपेयर करवाना होगा। अगले दिन इनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के पहले इन दोनों की ट्रेन जब एक स्टॉप पे रुकती है तो वहां पे मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग को डॉक्टर मैर्को नाम का एक फॉर्मर स्टेट एल्केमिस्ट मिलता है जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग को देखते ही वहां से भाग जाता है। असल में डॉक्टर मैर्को पास्ट में एल्केमी के पॉसिबल मेडिकल एप्लीकेशंस पे रिसर्च किया करता था, लेकिन इश्वॉल वॉर के वक्त वो कहीं पे डिसअपियर हो गया था। वैसे तो यहाँ पे इन तीनों के अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना बाकी है, लेकिन जब वो डॉक्टर मैर्को को देखते हैं तो वो इमीडिएटली डिसाइड कर लेते हैं कि पहले वो उससे अपने ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन के बाद हुए हाल का इलाज ढूंढने की कोशिश करेंगे और उसके बाद अपनी डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे। जब वो तीनों डॉक्टर मैर्को को ढूंढते हैं तो उन्हें फाइनली डॉक्टर मैर्को मिल जरूर जाता है, लेकिन अब वो किसी और नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ वो अपनी एल्केमी पार्ट्स का यूज करके टाउन के सिटीजन्स को हील करने का काम करता है। और यहाँ पे डॉक्टर मैर्को से उन तीनों को पता चलता है कि वो उनसे बच के इसलिए भाग रहा था क्योंकि उसे लगा था कि एल्केमिस्ट मिलिट्री ने आर्मस्ट्रॉन्ग को या तो उसे अरेस्ट करने के लिए या फिर उसे असैसिनेट करने के लिए भेजा है। जब डॉक्टर मैर्को को पूरी बात पता चलती है तो वो फिर उन्हें बताता है कि वो इश्वॉल वॉर के वक्त इसलिए भाग गया था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था डेट उसकी रिसर्च को यूज करके इतने सारे इनोसेंट पीपल को जान से मार दिया गया।
असल में डॉक्टर मार्को आर्टिफिशियल फिलोसोफर स्टोन से क्रिएशन से रिलेटेड रिसर्च किया करता था और जैसा कि हम जानते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है एंड अगर वो किसी भी वजह से गलत हाथों में लग जाता है तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का होना लाजमी है। वैसे तो उसकी आर्टिफिशियल फिलोसोफर स्टोन क्रिएशन से रिलेटेड रिसर्च अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन उसने फिलोसोफर स्टोन का काइंड ऑफ लाइट फॉर्म रेडी कर दिया है जो कि कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट फिलोसोफर स्टोन की सारी नेसेसरी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। यहाँ पे फुल मेटल समझ जाता है कि जो फिलोसोफर स्टोन इशवॉल्व वॉर के वक्त एंड प्रीस्ट कॉर्नेलो के थ्रू यूज किया गया था वो यही आर्टिफिशियल फिलोसोफर स्टोन होगा और इसके बाद वो डॉक्टर मैर्को से उसे तैयार करने का तरीका पूछता है। जब डॉक्टर को पता चलता है कि एल्रिक ब्रदर्स के साथ ह्यूमन ट्रांसम्यूटेशन परफॉर्म करने के बाद क्या हुआ और वो कैसे मिलिट्री के ह्यूमन वेपन्स बन के रह गए तो वो उन दोनों से काफ़ी ज़्यादा सिंपथाइज करता है। वो देखते से ही बता देता है कि फुल मेटल के अंदर फिलोसोफर स्टोन को क्रिएट करने की काबिलियत है, लेकिन वो अपनी रिसर्च को बता नहीं सकता क्योंकि फिलोसोफर स्टोन को क्रिएट करना बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। अगर किसी को भी फिलोसोफर स्टोन क्रिएट करने का तरीका पता चल जाए तो वो इधर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दुनिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन मचा सकता है। डॉक्टर नहीं चाहता कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो वापिस हो और इसी वजह से वो इन तीनों को बिना रिसर्च की इन्फॉर्मेशन दिए वहाँ से चले जाने को कहता है। लेकिन जब वो तीनों हार मान के रेलवे स्टेशन से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगते हैं तो उसी वक्त डॉक्टर अपना मन बदल के फुल मेटल को एक नोट देता है जिसमें फिलोसोफर स्टोन के क्रिएशन से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसकी लोकेशन प्रेजेंट होती है। डॉक्टर मैर्को के नोट में नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी की लोकेशन लिखी होती है और जो फुल मेटल है वो डिसाइड कर लेता है कि वो अपने ऑटोमेल को रिपेयर करवाने के बाद जाके फिलोसोफर स्टोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेगा। लेकिन फुल मेटल को इन्फॉर्मेशन देने के बाद डॉक्टर जब वापस चला जाता है तो वहाँ पे जो लस्ट है वो उसका ऑलरेडी इंतजार कर रही होती है और ऐसा होने के बाद वो ऑब्वियसली उसे जान से मार देती है। डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ इस बात से बिल्कुल अनजान वो तीनों जब एल्रिक ब्रदर्स के होम टाउन रिसेंबल पहुंचते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले एल्रिक ब्रदर्स आर्मस्ट्रांग की मुलाकात उनकी फ्रेंड विनरी एंड विनरी की ग्रैंड मदर से कराते हैं। यहाँ पे विनरी जब फुल मेटल के ऑटो मिल्स पे पड़े डैमेज को देखती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही थॉट आता है कि दोनों एल्रिक ब्रदर्स जो काम करते हैं वो कितना ज्यादा डेंजरस है। अपने होम टाउन पहुंचने के बाद फुल मेटल अपनी मदर की ग्रेव को विजिट करने के लिए अकेला जाता है। मीनवाइल जो मेजर आर्मस्ट्रांग है वो विनरी की ग्रैंड मदर से बातचीत में लग जाते हैं। यहाँ पे विनरी की ग्रैंड मदर आर्मस्ट्रांग को बताती है कि विनरी के जो पेरेंट्स हैं वो इशवॉल्व वॉर के वक्त फ्रंट लाइन में एज इमरजेंसी सर्जन्स गए थे, लेकिन वहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन में उन दोनों की डेथ हो गई। यहाँ पे हमें एक चीज और पता चलती है कि एल्रिक ब्रदर्स को जब एल्केमिस्ट मिलिट्री को ज्वाइन करने का ऑफर मिला था तो उन्होंने अपने हाउस को बर्न डाउन कर दिया था सो डेट उनके पास अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन बीच में ना हो। ऐसे ही रैंडम एक्टिविटीज करते हुए उन तीनों के वहाँ पे 3 दिन बीत जाते हैं जहाँ पे विनरी एंड उसकी ग्रैंड मदर साथ मिलकर फुल मेटल के ऑटोमेल को रिपेयर करके उसके नर्वस सिस्टम में फिट करके अपना सारा काम निपटा लेती हैं। यहाँ पे जो विनरी है वो फुल मेटल को बताती है डेट इस बार उसके जो ऑटोमेल्स एडजस्ट किए गए हैं वो प्रीवियस ऑटोमेल से कंपेरेटिवली वीक है और अगर वो उन्हें सस्टेन करना चाहता है तो उसे काफी संभल के काम करना होगा। एंड ये होने के बाद यहाँ पे काफी सारी अननेसेसरी एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कॉन्वर्सेशंस होती हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बट अल्टीमेटली जो वो तीनों हैं वो ईस्ट सिटी की ओर वापस से चले जाते हैं। लेकिन जब वो तीनों वहां से चले जाते हैं तो विनरी को अपनी वर्क स्पेस में एक ऐसा बोल्ट नजर आता है जिसे फुल मेटल के ऑटोमेल में फिट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अपेरेंटली विनरी ने ऐसा नहीं किया है तो फुल मेटल का ऑटोमेल उसका साथ कभी भी छोड़ सकता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में जब वो तीनों सेंट्रल सिटी में पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि सेंट्रल सिटी में नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी की फर्स्ट ब्रांच कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एंड इसके बाद हमें लस्ट एंड ग्लटनी को दिखाया जाता है जहाँ पे लस्ट कहती है कि उसने फर्स्ट ब्रांच को इसलिए डिस्ट्रॉय कर दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि फुल मेटल को वहाँ के हिडन नोट्स की इन्फॉर्मेशन मिल गई है और वो नहीं चाहती थी कि वो वहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन उसी वक्त हमें स्कार दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात लस्ट एंड ग्लटनी से हो जाती है और यहाँ पे उन दोनों की बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड हमें दिखाया जाता है कि उनकी फाइट की जो लोकेशन है वहाँ पे एंड में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल मस्टैंग अपने ऑफिस में बैठा होता है जहाँ पे लेफ्टिनेंट हॉकाई एंड लेफ्टिनेंट हैवेक उसे आके बताती है कि स्कार ने जब दोनों एल्रिक ब्रदर्स पे अटैक किया था उसके बाद वो कहीं पे भी देखा नहीं गया है। लेकिन यहाँ पे कर्नल मस्टैंग कंप्लीटली श्योर है डेट वो स्कार नाम का पर्सन अभी भी ईस्ट सिटी में कहीं ना कहीं जिंदा मौजूद है। लेकिन इसी बातचीत के बीच में उन तीनों को खबर आ जाती है कि लस्ट, ग्लटनी एंड स्कार के बीच में भसड़ हो चुकी है। बाद में जब वो तीनों भसड़ वाली लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें स्कार का बहुत ज़्यादा ब्लड मिलता है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी उन्हें स्कार की बॉडी नहीं मिलती। एंड इसी वजह से जो कर्नल मस्टैंग है वो दोनों लेफ्टिनेंट को स्कार नाम के उस पर्सन को तलाशने का ऑर्डर दे देता है। असल में लस्ट एंड ग्लटनी से भसड़ होने के बाद भी स्कार जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि ग्लटनी उसे खा नहीं पाया था। लेकिन लस्ट यहाँ पे ग्लटनी को कहती है कि उसके जिंदा रहने से भी अभी इन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया है कि वो मूवमेंट्स ही नहीं दे पाएगा।
एंड फिर वो ग्लटनी को कहती है कि अभी तक जितने भी सारे इवेंट हुए हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन वो किसी फादर को रिपोर्ट करने के लिए जा रही है, लेकिन ये फादर नाम का पर्सन कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ जो एल्रिक ब्रदर्स है वो मारिया रोज एंड डैनी नाम के कुछ एल्केमिस्ट ऑफिशियल्स की हेल्प से शेक्सा नाम की एक बंदी के पास जाते हैं जो कि बहुत पहले सेंट्रल लाइब्रेरी में काम किया करती थी। असल में जब ये सेंट्रल लाइब्रेरी में काम करती थी तो इसे वहां से फायर कर दिया गया था क्योंकि ये अपने वर्क टाइम को कॉम्प्रोमाइज करती थी लाइब्रेरी के टेक्स्ट को रीड करने में। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे एक चीज और पता चलती है कि इस बंदी के पास सुपर डुपर सबसे ऊपर शेल्डन कूपर जैसी फोटोग्राफिक मेमोरी है, और क्योंकि डॉक्टर मेरको के फिलोसोफर स्टोन क्रिएशन से रिलेटेड नोट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो ये शेस्का नाम की बंदी वो आखिरी पर्सन है जो कि एल्रिक ब्रदर्स की फिलोसोफर स्टोन को क्रिएट करके अपनी बॉडी को वापस रीगेन करने में हेल्प कर सकती है। शेस्का यहाँ पे उन दोनों की सारी पॉसिबल हेल्प जरूर करती है, लेकिन क्योंकि जो डॉक्टर मेरको के नोट्स है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में प्लेस किए गए थे तो दोनों एल्रिक ब्रदर्स को उसे पढ़ने के बाद भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कंटिन्यूसली 10 दिन तक उन नोट्स को रिसर्च करने के बाद जब दोनों एल्रिक ब्रदर्स को फाइनली सीक्रेट पता चलता है कि आखिर फिलोसोफर स्टोन को कैसे क्रिएट किया जा सकता है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि अगर कोई भी बंदा फिलोसोफर स्टोन को क्रिएट करना चाहता है तो उसे बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में ह्यूमैनिटी को सेक्रीफाइस करना होगा, मतलब कि एक्चुअल इंसानों को। और जैसे ही उन दोनों को ये सारी चीजें पता चलती हैं तो वो अपना सारा होप लूज करके अपने होटल वापस चले जाते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि वो अब कभी भी अपनी ओरिजिनल बॉडीज को रीगेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे फुल मेटल अल्फोंस को कहता है कि वो उसे एक ऐसी बात बताना चाहता है जो कि वो उसे बहुत समय से बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आज तक बता नहीं पाया। लेकिन जब फुल मेटल अल्फोंस को फाइनली वो बात बताने वाला होता है तो उसी वक्त वहाँ पे मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग एंटर कर लेते हैं, जिस वजह से फुल मेटल अपनी वो बात स्टिल नहीं कह पाता। यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग को जैसे ही पता चलता है कि अगर दोनों एल्रिक ब्रदर्स अपनी बॉडीज को रीगेन करना चाहते हैं तो उनको फिलोसोफर स्टोन क्रिएट करने के लिए ह्यूमैनिटी को सेक्रीफाइस करना होगा, जो कि वो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो उन दोनों एल्रिक ब्रदर्स के मिस फॉर्च्यून को देख के काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन उसी वक्त फुल मेटल को याद आता है कि जब इन लोगों ने डॉक्टर मेरको से फेयरवेल लिया था तो डॉक्टर मेरको ने इन्हें कहा था कि अगर ये लोग फिलोसोफर स्टोन को क्रिएट करना चाहते हैं तो इन्हें ट्रूथ बिहाइंड द ट्रूथ को ढूंढना होगा। फुल मेटल यहाँ पे इंटरप्रेट करता है कि इट कुड ऑल्सो मीन फिलोसोफर स्टोन को क्रिएट करने का और कोई हिडन वे भी है और इन्हें बस थोड़ी सी तलाश करनी होगी, और इसी वजह से वो वापस से मोटिवेटेड हो जाता है। इसके बाद फुल मेटल जब सेंट्रल सिटी के मैप में तलाशता है तो उसे वहाँ पे 4 रनिंग एल्केमिकल लेबोरेटरीज और साथ ही साथ एक नॉन रनिंग एल्केमिकल लेबोरेटरी नजर आती है। फुल मेटल यहाँ पे सोचता है कि वो जो नॉन रनिंग एल्केमिकल लेबोरेटरी है वहाँ पे पॉसिबली पास्ट में फिलोसोफर स्टोन को मैन्युफैक्चर किया जाता होगा, एंड इस सारी प्रोसेस में कहीं ना कहीं सेंट्रल प्रिजन का भी हाथ होगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी प्रिजनर्स को डेथ सेंटेंस दी जाती होगी उनकी जिंदगी को फिलोसोफर स्टोन क्रिएट करने में यूज किया जाता होगा। क्योंकि अगर किसी भी प्रिजनर को डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है तो उसकी मौत काफ़ी ज़्यादा लाजमी हो जाती है, और अगर उसकी ज़िंदगी को किसी फिलोसोफर स्टोन को क्रिएट करने में यूज़ किया जाएगा तो पब्लिक को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगेगा। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है एंड काफ़ी सारे पावरफुल लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो जो मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग है वो सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी खुद पे ले लेते हैं। लेकिन उन दोनों में यहाँ पे अपनी बॉडीज़ को रीगेन करने की इतनी ज़्यादा बेसब्री होती है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग की बात नहीं सुनते और 5th लेबोरेटरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अकेले ही चले जाते हैं। 5th लेबोरेटरी में जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि डिस्पाइट बीइंग अबेंडन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी, और जो फुल मेटल है वो जैसे तैसे उस सिक्योरिटी को ब्रीच करके वहाँ अंदर एंटर करता है। एंड एट दिस पॉइंट जो अल्फोंस है वो लेबोरेटरी के बाहर खड़ा होकर वहाँ पे गार्ड करेगा सो डैट फुल मेटल को ढूंढने के लिए कोई लेबोरेटरी के अंदर ना जा पाए। फुल मेटल जब वहाँ पे अंदर एंटर करता है तो वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ का जो लाइट सिस्टम है वो अभी भी वर्किंग है, जिसका मतलब कि वो लेबोरेटरी अबेंडन नहीं है बल्कि वो यूजेज में है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे 2 अल्फोंस जैसे दिखने वाले आर्मर्ड सूट वाले बंदे आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है 66 और एक का नाम होता है 48। इनमें से जो 66 होता है वो अल्फोंस पे और जो 48 होता है वो फुल मेटल पे अटैक कर देता है। जब 66 एंड 48 सेपरेटली एल्रिक ब्रदर्स पे अटैक कर देते हैं तो उन दोनों के बीच यहाँ पे काफ़ी बढ़िया फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसे एनिमे के साथ देखना बनता है। एंड हम इस वजह से भी यहाँ पे उसे शो नहीं कर सकते क्योंकि फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के जो ऑफिशियल्स हैं वो बड़े खतरनाक लोग यार, हम स्ट्राइक नहीं चाहते। असल में 66 एंड 48 को किसी ने अबेंडन लेबोरेटरी को गार्ड करने के लिए रखा हुआ है, और कोई भी बंदा अगर वहाँ पे बिना परमिशन आने की हिम्मत करता है तो ये लोग उसे जान से मार देते हैं, जो कि एल्रिक ब्रदर्स कर चुके हैं। यहाँ पे जब फुल मेटल एंड 48 की फाइट स्टार्ट होती है तो वो दोनों काफ़ी सारे अटैक्स एक्सचेंज करते हैं, लेकिन जब फुल मेटल उस पर अटैक करता है तो उसे काफी ऑड फील होता है और उसे लगता है कि 48 का आर्मर भी अल्फोंस की तरह एम्प्टी है। फाइट के बीच में फुल मेटल एंड 48 के बीच काफी ज्यादा बातचीत होती है, जहाँ पे 48 उसे बताता है कि वो पहले स्लाइजर नाम का एक सीरियल किलर हुआ करता था जो कि एक्चुअली सेंट्रल प्रिजन में एक प्रिजनर था एंड उसे डेथ सेंटेंस देके जान से मार दिया गया था। ये बात सुनने के बाद फुल मेटल 48 से पूछता है डैट उसके फेलो प्रिजनर्स को इंक्लूडिंग हिम क्या फिलोसोफर स्टोन को क्रिएट करने के लिए यूज किया गया था जब उन्हें डेथ सेंटेंस मिला था। तो
जिसके रिप्लाई में 48 कहता है कि उसे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई थी तो उसकी सोल को इस मेटल आर्मर में ट्रैप कर दिया गया था। दूसरी तरफ जब लिeutenant रोज एंड सार्जेंट को पता चलता है कि दोनों एल्ड्रिक ब्रदर्स होटल से एस्केप करके लेबोरेटरी में जा चुके हैं तो वो जल्द से जल्द उन दोनों को रेस्क्यू करने चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें होटल में रोक के रखना उन दोनों की जिम्मेदारी थी। 48 से फाइट के वक्त फुल मेटल को अपने ऑटो मिल से काफ़ी ज़्यादा ऑड सेंसेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद उसे अपनी फ्रेंड विंड्री की बात याद आती है डेट जो उसका करंट ऑटो मिल है वो प्रीवियस ऑटो मिल से कंपेरेटिवली वीक है। फुल मेटल सोचता है कि उसे यहाँ पे अपनी फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, लेकिन 48 उसका इतना फॉर्मिडेबल अपोनेंट है कि उससे उसकी फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एंड लंबी चलती है। दूसरी तरफ जो अल्फोंस है उसकी फाइट 66 से हो रही होती है और हमें यहाँ पे एक चीज़ और पता चलती है कि जो 66 है वो इन टर्म्स ऑफ पावर 48 से कंपेरेटिवली वीक है, जिसका मतलब कि शायद अल्फोंस उसे प्रोबेबली डिफीट कर सकता है। अपनी फाइट के बीच में अल्फोंस भी डिस्कवर कर लेता है कि उसका जो अपोनेंट 66 है वो भी बस उसकी तरह एक मेटल आर्मर में ट्रैप्ड सोल है, जिसका प्रीवियस लाइफ में नाम था बैरी द चॉपर। यहाँ पे अल्फोंस को बिल्कुल क्लियर होता है डेट बैरी द चॉपर अपनी प्रीवियस लाइफ में एक क्रिमिनल हुआ करता था जिसे फिलोसोफर स्टोन क्रिएट करने के लिए डेथ सेंटेंस दे दी गई थी, जिसके बाद उसे एक मेटल आर्मर में ट्रैप कर दिया गया। लेकिन जब बैरी द चॉपर को अल्फोंस के पास्ट के बारे में पता चलता है तो वो अल्फोंस की मानसिकता के साथ खेलते हुए उसे कहता है डेट इट्स पॉसिबल अल्फोंस भी अपनी प्रीवियस लाइफ में एक क्रिमिनल रहा हो जिसकी सोल को मेटल आर्मर में ट्रैप करके उसे फेक मेमोरीज दे दी गई हैं। एंड असल में अल्फोंस ना तो फुल मेटल का भाई है और ना तो उसका रियल नेम अल्फोंस है, क्योंकि अल्फोंस के पास यहाँ पे अपनी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं था, तो वो बहुत ही खतरनाक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आके कंफ्यूज हो जाता है एंड काइंड ऑफ बैरी की बातें उसे लॉजिकल लगने लगती हैं। दूसरी तरफ फुल मेटल की फाइट में फुल मेटल 48 पे काफी सारे अटैक करके उसे बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है और जब उसे लगता है कि 48 डिफीट हो चुका है तो वो आगे बढ़ के उससे कुछ और क्वेश्चंस पूछने लगता है। लेकिन जो 48 है वो जैसे तैसे करके वापस से अपनी फाइट में कमबैक करता है एंड फुल मेटल पे काफी पावरफुल अटैक करके उसे बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है। यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता चलती है कि जो 66 एंड 48 हैं वो अपनी ह्यूमन लाइफ में ब्रदर्स हुआ करते थे जो कि एक साथ अपनी किलिंग्स को प्लान करके मास मर्डर्स किया करते थे। फिर ये बताने के बाद 48 फुल मेटल पे वापस से अटैक कर देता है एंड उसे प्रीवियस अटैक से रिकवर होने का बिल्कुल मौका नहीं देता, जिस वजह से जो फुल मेटल है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी सेंस ऑफ पैनिक फील करता है। लेकिन यहाँ पे फुल मेटल अपने सेंसेस पे आने के बाद इमीडिएटली स्कार की डिस्ट्रक्शन स्टाइल एल्केमी को अपने अटैक्स में इंप्लीमेंट करके अल्टीमेटली 48 को डिफीट कर देता है एंड ऐसा होने के बाद 48 फुल मेटल को कहता है कि वो उसे जान से मार दे क्योंकि तभी उसकी सोल फ्री हो पाएगी। पर फुल मेटल उसे यहाँ पे नहीं मारता और कहता है कि वो एक मेटल आर्मर्ड में ट्रैप्ड सोल को भी ह्यूमन कंसिडर करता है क्योंकि उसका भाई भी वही है एंड 48 यहाँ पे समझ जाता है डेट फुल मेटल बहुत ही काइंड पर्सन है। लेकिन उसी वक्त एनवी एंड लस्ट वहाँ पे पहुंच के 48 को जान से मार देते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो फिलोसोफर स्टोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फुल मेटल तक रिवील करने वाला था एंड सेकेंडली डिफीट होने के पहले वो फुल मेटल को हार्म करने वाला था जो कि एक ह्यूमन सेक्रीफाइस है। फुल मेटल जब ये सब होता देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उन दोनों से डिमांड करता है कि वो उसे सारी चीजें बताएं कि क्या चल रहा है और साथ ही साथ वो उनसे फाइट करने के लिए भी रेडी हो जाता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे फुल मेटल का ऑटोमेल जवाब दे देता है क्योंकि विंड्री ने उसके ऑटोमेल में एक स्क्रू प्लेस करने में स्क्रू अप कर दिया था और यहाँ पे अब फुल मेटल फाइट नहीं कर सकता। ऐसा होने के बाद यहाँ पे एनवी एंड लस्ट फुल मेटल को जान से तो नहीं मारते लेकिन उसे अनकॉन्शियस करके सेफ्टी तक पहुंचा देते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन सेक्रीफाइस है। एंड ऐसा करने के बाद वो दोनों पूरी अबेंडन लेबोरेटरी नंबर 5 को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद दोनों एल्ड्रिक ब्रदर्स की लास्ट लीड भी खत्म हो जाती है फिलोसोफर स्टोन क्रिएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की। 66 की बातों से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद अल्फोंस सोचता है कि कुछ वक्त पहले फुल मेटल उसे एक ऐसी बात बताना चाहता था जो कि वो काफी समय से कहने की कोशिश कर रहा है पर आज तक कह नहीं पाया। अल्फोंस को यहाँ लगता है डेट फुल मेटल उसे कहीं सच्चाई तो नहीं बताना चाहता था कि अल्फोंस कभी ह्यूमनली एग्जिस्ट ही नहीं करता था और वो एक वॉर का प्रिजनर था। जब अल्फोंस इन सारे थॉट्स में डिस्ट्रैक्टेड होता है तो बैरी द चॉपर सोचता है कि वो उस पर अटैक करके उसे जान से मार डाले, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे रोज एंड ब्रोश आ जाते हैं जो कि अल्फोंस को उसके अटैक से बचा लेते हैं और लेबोरेटरी में पहुंचने के बाद वो दोनों सारी सिचुएशन को संभाल लेते हैं एंड फुल मेटल को अपने साथ हॉस्पिटल पहुंचाने के काम में लग जाते हैं एंड दोनों एल्ड्रिक ब्रदर्स को लेबोरेटरी से लेके एस्केप कर लेते हैं। और दूसरी तरफ मेस कर्नल मस्टैंग को इन्फॉर्म करता है डेट क्योंकि स्कार ने सेंट्रल सिटी के काफी सारे स्टेट एल्केमिस्ट को एलिमिनेट कर दिया है, तो जो सेंट्रल कमांड है वो मस्टैंग को प्रमोट करके कैपिटल में पोजीशन देना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि मस्टैंग इस बात से ज्यादा खुश ना हो क्योंकि कर्नल मस्टैंग को इतना क्विक प्रमोशन मिलने के बाद उसके फायदे से ज्यादा नुकसान है क्योंकि ऐसे कई सारे नए एनिमीज होंगे जो कि इस बात से खुश नहीं होंगे और उस पर अटैक करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं लास्ट एपिसोड में फुल मेटल को अनकॉन्शियस कर दिया गया था, तो अगले दिन जब उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं तो उसे पता चलता है 5th लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है।
यहाँ पे फुल मेटल काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है क्योंकि वो उस इन्फॉर्मेशन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था जिसकी तलाश वो सालों से कर रहा है, लेकिन वो आखिर में ऑब्टेन नहीं कर पाया। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे जो रोज प्रेजेंट होती है वो फुल मेटल को बहुत ही जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसे इस तरीके से अपनी लाइफ को गैम्बल नहीं करना चाहिए। फिर फुल मेटल यहाँ पे ये बात भी समझ जाता है कि क्योंकि उसका ऑटोमेल वापस से खराब हो गया है तो उसे विनरी को वापस से कैपिटल में बुलाना पड़ेगा सो डैट वो उसका ऑटोमेल रिपेयर कर सके। और जो विनरी है वो तो पहले से ही अपनी मिस्टेक के लिए गिल्टी फील कर रही थी, तो वो तुरंत रेडी हो जाती है कैपिटल में आके उसके ऑटोमेल को रिपेयर करने के लिए। इस सारी भसड़ के बीच जो अल्फोंस है वो तो अपने खुद के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है क्योंकि बेरी द चॉपर से कन्वर्सेशन करने के बाद उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी असली पहचान क्या है। थोड़े वक्त बाद जब विनरी फुल मेटल के ऑटोमेल को रिपेयर करने के लिए वहां पहुंचती है तो वहां पे उसे फुल मेटल से पता चलता है कि फुल मेटल को इस बात का बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं है कि विनरी की इसमें कुछ गलती थी और फुल मेटल को लगता है कि उसी की लापरवाही की वजह से उसका ऑटोमेल गया है। सो जब विनरी यहाँ पे ये सब देखती है तो वो फुल मेटल को हकीकत नहीं बताती और उसे ऐसा ही सोचने देती है कि इस सब में उसकी ही गलती है सो डैट उसकी गलती बाहर ना आ सके। भाई मैं तो कहता हूँ दिस होस एंड लॉयल। कैपिटल में आने के बाद विनरी फुल मेटल के ऑटोमेल को रिपेयर तो कर देती है, लेकिन यहाँ पे उसके पास रहने के लिए कोई प्रॉपर प्लेस नहीं होती। इसी वजह से कर्नल मेज उसे अपने साथ अपने घर पे लेके चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद मेज की फैमिली विनरी को काफी ज्यादा बढ़िया हॉस्पिटैलिटी देती है और वहाँ पे विनरी को काफी ज्यादा वेलकम्ड फील होता है। और इसी वजह से जो विनरी है यहाँ पे कर्नल मस्टैंग से अपने दिल की बात करती है। डैड जो एल्रिक ब्रदर्स हैं वो जब से छोटे थे तब से ही विनरी के फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज है, लेकिन वो कभी भी विनरी से अपने ट्रबल्स को शेयर नहीं करते। असल में यहाँ पे विनरी को ऐसा लग रहा था कि एल्रिक ब्रदर्स उसे ट्रस्टवर्दी नहीं समझते, लेकिन मेज यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है कि एल्रिक ब्रदर्स अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों से शेयर करके उन्हें सफर नहीं करवाना चाहते, लेकिन उन दोनों को विनरी की हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगले दिन विनरी और मेज साथ में जब फुल मेटल के हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां पे अल्फोंस बेरी द चॉपर वाली बात को लेके फुल मेटल को कन्फ्रंट करता है। वो उसे कहता है कि वो सच जानना चाहता है डैट वो क्या पहले सही में ह्यूमन था या नहीं, एंड एडवर्ड जो उसे पहले एक अनकही बात कहने वाला था वो बात क्या थी। फुल मेटल जब अल्फोंस की ये बात सुनता है तो वो वहां से बिना कुछ कहे सिंपली वॉकआउट कर लेता है, लेकिन जब वो चले जाता है तो विनरी अल्फोंस को कहती है डैट उसे फुल मेटल से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जब से फुल मेटल की वजह से अल्फोंस ने अपनी बॉडी को खो दिया है तब से वो हर चीज का जिम्मेदार खुद को मानता है और काफी गिल्टी फील करता है। उसे हर वक्त बस एक ही चीज का डर लगा रहता है दैट इन सब चीजों की वजह से कहीं उसका भाई अल्फोंस उसे हेट तो नहीं करता। जब अल्फोंस विनरी की बात मान के फुल मेटल से अपोलोजाइज करने जाता है तो वहां पे उसे फुल मेटल के साथ एक फ्रेंडली फाइट करनी पड़ जाती है जिसमें अल्टीमेटली फुल मेटल जीत जाता है। लेकिन ये सब हो जाने के बाद वो दोनों अल्टीमेटली अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को वापस से याद करके अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर लेते हैं एंड एक चीज डिसाइड करते हैं कि अगर वो अपनी बॉडीज को वापस रीगेन करना चाहते हैं तो उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। दूसरी तरफ हमें स्कार एक ड्रीम देखता हुआ दिखाया जाता है जिसमें वो पास्ट में हुई इश्टवॉल वॉर में होता है और वहां पे एक मिस्टीरियस मैन आता है जो कि अपने आप को स्टेट एल्केमिस्ट बताता है। लेकिन ऐसा होने के बाद वहां पे स्कार की आंखें खुल जाती हैं जिसके बाद वो अपने आप को ईस्ट सिटी के आउटर साइड में सिचुएटेड एक इश्वॉलन स्लम के अंदर पाता है। असल में जब स्कार की लस्ट एंड ग्लटनी से फाइट हुई थी तब वो वहां पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था एंड अल्टीमेटली अनकॉन्शियस होकर सीवर सिस्टम के अंदर गिर गया था जहां पे इस ओल्ड मैन और उसके ग्रैंडसन ने उसकी जान बचाई है। अपनी कॉन्शियसनेस गेन करने के बाद स्कार सबसे पहले अपने राइट आर्म को देखता है डैट वो सलामत है या नहीं, क्योंकि वो स्कार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब स्कार को अल्टीमेटली पता चलता है डैट उसका राइट आर्म बिल्कुल सेफ है तो वो काफी ज्यादा रिलीव्ड हो जाता है क्योंकि ये राइट आर्म उसके किसी फैमिली मेंबर ने उसे गिफ्ट दिया था। तो बस यार भाई आज के इस एक्सप्लेनेशन वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, जिसके बाद हमारे फुल मेटल अल्केमिस्ट एनिमे के एपिसोड 5 से लेके 9 तक को हम कवर कर चुके हैं एंड हमारी सीरीज के जो रेस्ट ऑफ द एपिसोड्स है वो इन फ्यूचर ज़रूर से कवर किए जाएंगे जल्द से जल्द। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। खेल रहा पबजी इन रियल लाइफ अब खेल्स बॉट, मैं जैसे खड़ा पकड़े स्नाइपर तानू दूर की उभूर भी सुरूर भी ढूंढ रही मुझे हूर भी और नूर भी आता हूँगा ये भूलती आंखें कमजोर पर ये चश्मे जैसे दूरबीन रैपर बहुत पर कोई स्टार नहीं माइक के पर तार नहीं सिर्फ जो समझे मेरे बार्स वही मेरे खास से सवास से ओ बंदी तेरी डाउन अब ताने मार बई सफे खाली आंखें लाल।